आदरणीय मुख्य अतिथि, अध्यक्ष, मंचासीन अन्य महानुभाव, भारतीय शिक्षण मंडल ने सन 1984 से प्रारंभ कर देश भर के 4000 से अधिक शिक्षाविदों और विद्वानों के अभिमतों का संकलन करते हुए और बड़े परिश्रम से एक शिक्षण की रूपरेखा बनाई, जिसको समग्र तथा एकात्म शिक्षा नीति के प्रारूप के रूप में इस वर्ष गत वर्ष अक्टूबर माह से हमने पूरे समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है चर्चा के लिए। आप सब लोगों को पंजीयन के समय दिए गए किट के अंदर उस रूपरेखा की एक पुस्तिका प्राप्त हुई होगी, जिसको संभवतः आप में से कुछ लोगों ने अवश्य देखा होगा। उस पुस्तिका के कुछ संकेतात्मक बिंदु मात्र मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। नेक्स्ट, हमारे सामने जब शिक्षा का प्रारूप बनाना था तो दो बातें सामने थी। वर्तमान चुनौतियां शिक्षा की जो है, उन चुनौतियों का उत्तर देने के लिए यह शिक्षा है। तो स्वतंत्र भारत के सामने समर्थ बनने के लिए शिक्षा की चुनौतियों को यदि बिल्कुल समेट करके रखा जाए तो इन 3 शब्दों में समेट करके रखा जा सकता है कि देश के प्रत्येक बालक तक शिक्षा पहुंचाना, ये सबसे बड़ी चुनौती 67 वर्षों के बाद भी हम नहीं कर पाए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 74% साक्षरता की हमारी दर है, यानी 74% लोग साक्षर है। और साक्षरता की परिभाषा हमने की है, जो अपना नाम लिख सके उसको हम साक्षर कहते हैं। तो यदि अपना नाम लिख सके उसको साक्षर कहे, तब भी हम 100% तक नहीं पहुंच पाए। जबकि 1823 में जो अंग्रेजों द्वारा भारत का शिक्षा सर्वेक्षण किया था, जिसको धर्मपाल जी ने अपनी पुस्तक वन ब्यूटीफुल ट्री में, शिक्षा के रमणीय वृक्ष में हमारे सामने जैसा का तैसा प्रस्तुत किया है, वो बताता है थॉमस मुनरो, जिसने उसका संकलन किया बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, वो थॉमस मुनरो लिखता है कि 76% लोग यह सुशिक्षित थे, साक्षर नहीं, सुशिक्षित। 1823 में 76% सुशिक्षित थे और 2011 में हम केवल 74% साक्षरता तक पहुंचे हैं। तो सबसे बड़ी बात थी एक्सेसिबिलिटी की, सर्वसमावेशक शिक्षा कैसे हो। और उसके लिए वो शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना भी आवश्यक था, अफोर्डेबल होनी चाहिए। हमने 90 के दशक के बाद में कहा कि सरकार के पास में इतने संसाधन नहीं है, इसलिए निजी हाथों में शिक्षा को देना पड़ेगा, और निजीकरण के नाम पे हमने शिक्षा का व्यापारीकरण किया। और आज हम जानते हैं कि किसी बच्चे को भी शिक्षा देना कितना कठिन हो गया है। मेरे छोटे भाई की बच्ची 4वीं कक्षा में पढ़ती है। मैं एक बार ऐसे ही उसके माता पिता को पूछ बैठा कि इसकी फीस क्या है, और जब इसकी फीस पूछी मैंने की तो मुझे पता चला कि मेरा बचपन से लेकर पूरी उच्च शिक्षा तक की शिक्षा जितने पैसे में हुई, उतना पैसा तो 1 महीने की शिक्षा के लिए उस बालिका के लिए देना पड़ता है। तो इसलिए अफोर्डेबिलिटी ये दूसरी चुनौती थी। और तीसरी चुनौती थी गुणवत्ता की। और इन तीनों में हम कहां पर है, ये 2 दिन की कार्यशाला में और वैसे भी हम देख रहे हैं। तो एक ऐसी शिक्षा नीति जो इन तीनों चुनौतियों को भी पूरा कर सके, सर्वसुलभ, सर्वसमावेशक और गुणवत्ता में अच्छी ऐसी शिक्षा हम दे सके। नेक्स्ट, और साथ ही साथ उसमें हमारी जो सनातन मंशा है ऋषियों द्वारा प्रेषित, वह भी आ सके। इसलिए हम सब लोग 2 दिन से इस पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इसमें ज्यादा चर्चा करने वाली बात नहीं। लेकिन हमने इस बात को देखा कि भारत में सा विद्या या विमुक्त है कहा। विष्णु पुराण में वो श्लोक जहां पर आता है, अगला श्लोक कहता है सा कला या विमुक्त है, यानी विद्या और कला दोनों मुक्त करने वाली हो। क्योंकि हमारा पाठ्यक्रम बड़ा सरल सा था, 64 कलाएं और 16 विद्याएं, ये 80 चीजें आ जाए तो परिपूर्ण हो गया व्यक्ति, और वो दोनों मुक्त करने वाली हो। लेकिन मुक्त करने वाली कब होगी? जब वो युक्त करने वाली हो, योग्य का बनाने वाली हो। आज हमने कोठारी कमीशन की रिपोर्ट तक तो हम ये कहते रहे कि रोजगार और शिक्षा को अलग रखो। आदरणीय दलपत सिंह जी कोठारी कहते हैं डीलिंग जॉब्स फ्रॉम डिग्रीज। आपके पदविकाओं का और उनके रोजगार का संबंध नहीं होना चाहिए। और 1986 की नई नीति से हमने शिक्षा का मापदंड ही रोजगार बना दिया, रोजगार उन्मुखी शिक्षा कहने लगे। लेकिन इस प्रकार से शिक्षा के उद्देश्य को नीचे लाने से क्या हुआ कि हम वो भी नहीं कर पाए। हमारे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं कि आपके केवल 17% ग्रेजुएट एम्प्लॉयबल है। ये
विदारक तथ्य गुणवत्ता का हमारे सामने। क्यों? जब हम अर्थकरी का उद्देश्य रखेंगे तो अर्थकरी भी नहीं होगी। जब मुक्तकरी का उद्देश्य होगा तो मुक्त करने के लिए युक्त करना होगा, और जो योग्य होगा वो अर्थकरी तो अपने आप हो जाएगा। इसलिए विद्या मुक्तकरी, युक्तकरी, अर्थकरी, ये तीनों मिलाकर के विद्या का परिपूर्ण लक्ष्य समाज के सामने रखा जा सकता है। इसलिए वो समन्वित दृष्टि बहुत आवश्यक है। हमने एकांगी विकास की बात नहीं की, आज पूरे दिन भर ये चर्चा चलती रही, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात चलती रही। भाव और विचार ही नहीं, व्यक्तित्व के संपूर्ण और समग्र विकास की बात भारतीय शिक्षा के आदर्श के रूप में सामने रखी गई। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात भारतीय शिक्षा पद्धति की है जो आज हमको लानी है, इसलिए ये सनातन सिद्धांत आज लाने के लिए हम अपने सामने देख रहे हैं। वो सबसे महत्वपूर्ण बात थी पेडागोगी को लेकर के, पद्धति को लेकर के। भारत में अनुभूति को महत्व दिया गया। अनुभव के बिना, एक्सपीरियंस के बिना शिक्षा नहीं होती। आज भी किसी संगीतकार के पास आप संगीत सीखने जाओगे तो आपको स्वरों का और थ्योरी नहीं बताता फिरेगा। वो कहेगा पहले षड्ज लगा भाई, तानपुरा ले और षड्ज लगा। जब तेरा षड्ज लग जाएगा तब तेरे को समझ में आ जाएगा कि प्राण के किस नाभि से वो षड्ज निकल रहा है। उसकी अनुभूति हो जाएगी तो थ्योरी समझ में आ जाएगी और समझा दी जाएगी। आज हम हमारे इंजीनियर को थ्योरी तो सिखा रहे, प्रैक्टिस नहीं सिखा रहे। इसलिए ऑटोमोबाइल इंजीनियर रट लेता है ऑटोमोबाइल के डिजाइन, लेकिन खुद की कार खराब हो तो 8वीं पास बच्चे के पास, उसको मैकेनिक के पास ले जानी पड़ती है। ये हमारी शिक्षा की वास्तविकता है, क्योंकि अनुभूति से ज्ञान प्राप्ति के सिद्धांत को आज हम भूल गए। इसलिए हमने कहा कि केवल पढ़े लिखे मूर्ख नहीं चाहिए, जिनका साक्षात हुआ है ऐसे ज्ञानी इस राष्ट्र ने निर्माण किया हमेशा। और सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे अंतिम बिंदु लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, वो बिंदु है सामूहिकता का संस्कार भारत की शिक्षा व्यवस्था का आधार था। नेक्स्ट, हमारे यहां पर 2 शब्द है, सनातन धर्म है, लेकिन उस सनातन धर्म को युगानुकूल रूप में लागू करने की बात है। इसलिए ये जो शिक्षा नीति, जो प्रारूप आपके सामने प्रस्तुत किया है, वो अभी दिखाए गए सनातन मूल्यों को आज की शिक्षा व्यवस्था में लागू करने का युग धर्म है। कोई भी शिक्षा नीति का प्रारूप बनेगा तो 4 चीजें आवश्यक है। शिक्षा का उद्देश्य परिपूर्ण होना चाहिए। हमने मुक्तकरी, युक्तकरी, अर्थकरी की बात कही, लेकिन ये केवल पूर्ण होकर के नहीं चलेगा, ये समग्र होने के साथ एकात्म भी होना चाहिए। केवल परिपूर्णता से देखना नहीं, एक दूसरे का, उसका जो इंटीग्रेटेड एक दूसरे का संबंध है वह भी उद्देश्य में स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए कल जब अवनीश जी बोल रहे थे तब मैं पीछे बैठ करके सुन रहा था अवनीश भटनागर जी की बात, तो मैंने उसमें से वो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य स्वीकार किया कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत नहीं हो सकता, सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास भी व्यक्तिगत नहीं हो सकता। सामूहिक ही राष्ट्र निर्माण ही शिक्षा का उद्देश्य हो सकता है। राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक व्यक्ति निर्माण, इसलिए राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति निर्माण ये शिक्षा का उद्देश्य हो सकता है। और जहां नीति की बात है तो नीति में 3 बातें हमने कही। स्वायत्त होनी चाहिए, पूर्णता शिक्षाविदों के हाथ में होनी चाहिए, विकेंद्रित होनी चाहिए। इतने बड़े भारत में एक जैसी शिक्षा नीति सब जगह नहीं चल सकती, इसलिए विकेंद्रित होनी चाहिए और समाज पोषित होनी चाहिए, समाज पर आधारित होनी चाहिए, शासन पर आधारित नहीं होनी चाहिए। ऐसी नीति का निर्माण करना। जब विषय वस्तु की, कंटेंट की बात होती है तो पाठ्यक्रम की बात आती है, तो केवल पाठ्यक्रम की बात नहीं है, पाठ्यक्रम की रचना कैसे होगी, उसका पैटर्न कैसे होगा, वो भी महत्वपूर्ण है। तो इस शिक्षा नीति के प्रारूप में उस बात की तरफ भी ध्यान दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम बात, शिक्षा की पद्धति कैसे होनी चाहिए। 4 बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। उद्देश्य, उसकी नीति, उसका पाठ्यवस्तु और उसका पद्धति, शिक्षा की पद्धति। इस पद्धति में लचीलापन और रसीलापन 2 बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। आज किसी बच्चे को 10वीं के बाद में यदि वो चाहता है कि मैं संगीत भी सीखूं और साथ में गणित पढ़ूं, तो हमारी शिक्षा पद्धति उसको अवसर नहीं देती। वो कहती है या तो आर्ट्स लो, या तो कॉमर्स लो, या साइंस लो। ये रिजिडिटी के कारण बहुत सारा व्यक्तित्व का विकास समाप्त हो रहा है। इसलिए सचिन तेंदुलकर भारत रत्न तो है लेकिन 12वीं पास नहीं है। ये हमारी शिक्षा पद्धति की विषमता का कारण है। इसलिए वो लचीली भी होनी चाहिए, रसीली भी होनी चाहिए। इसलिए भारतीय शिक्षण मंडल ने अपनी शिक्षा नीति में, आप पृष्ठ क्रमांक 10 यदि आपके पास पुस्तिका हो तो देखेंगे, हमने एक नई संरचना क्रांतिकारी रूप में यहां पर प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। भारतीय शिक्षण मंडल ने जो सारे विचार आए उस विचारों को एकत्रित करके यह शिक्षा नीति की संरचना बताई कि 8वीं तक सामान्य जीवनोपयोगी शिक्षा हो। 8वीं तक बालक को इतना सिखा दो कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। उसको गणित सिखाओ तो जीवन से जुड़ा हुआ गणित सिखाओ।
उसको विज्ञान सिखाओ तो उसके आसपास घटित होने वाली घटनाएं उसको समझ में आ जाए, ऐसा विज्ञान समझाओ। उसका विज्ञान उसको समझ में आना चाहिए। आज वो जो पढ़ रहा है उसका संबंध उसके जीवन से नहीं है। आज अनपढ़ अंगूठा छाप सब्जी वाली जो एक कक्षा भी नहीं गई, वो आपको कभी आपने दिए हुए पैसों में से खुले पैसे वापस देते समय थोड़ी सी भी गलती नहीं करेगी। लेकिन आपका बीकॉम किया हुआ छात्र भी, स्नातक भी बैंक की स्लिप भरना नहीं जानता है, क्योंकि हमने गणित को जीवन से नहीं जोड़ा। 10वीं में वर्ग समीकरण के साथ में लड़े हैं हम सारे लोग, लेकिन जिन्होंने आगे विज्ञान या गणित की पढ़ाई नहीं की, 10वीं के बाद कब वर्ग गणित काम में आया? लेकिन उस समय तो a+b² और a-b² में लड़ते रहे, और वो बेचारे कितने आज भी परेशान होते शिक्षक होने के नाते हम जानते। जीवनोपयोगी नहीं होगा तो वो गणित काम का नहीं आएगा। इसलिए हमने कहा 8वीं तक जीवनोपयोगी तैयार कर दो अपने पैरों पर। 8वीं के बाद वही पढ़े जिसको ज्ञान प्राप्ति करनी है, नहीं तो वो अपना काम में चला जाए। उसके काम में लगने को भी हमने कहा प्रशिक्षु सहायक के रूप में ना मान लिया जाए। वो 2 साल किसी मैकेनिक के पास चला जाता है, किसी सुतार के पास चला जाता है, किसी के पास जाकर के काम सीख लेता है। 2 साल बाद कहता है मैं फिर से शिक्षा को कंटिन्यू करना चाहता हूं। हमने कहा उसको एक ब्रिज कोर्स दे दो, एक सेतु पाठ्यक्रम दे दो 2 साल का, और उसको फिर से यूनिवर्सिटी शिक्षा में ले लो। ऐसे ही 8वीं के बाद लोग ITI में जाए, ग्रामीण संस्थाएं खोले, उसमें गांव से जुड़ी हुई शिक्षा ले, और वहां से फिर वापस आ जाए, पॉलिटेक्निक में आ जाए, वहां से सीधे आकर के और यूनिवर्सिटी में आ सके। इसलिए फ्लेक्सिबल, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, अत्यंत सहजता से। और 9वीं से 12वीं का जो उच्च विद्यालय शिक्षा का पाठ्यक्रम है, वह भी जो 9वीं में जाना चाहता है, हमने कहा 9वीं से लेकर 12वीं तक उसको अपनी इच्छा के अनुसार विषयों का चयन करने की लचीलापन दिया जाए। केवल एक व्यावसायिक विषय जिसको आजकल की भाषा में कौशल कह रहे हैं, स्किल कह रहे हैं, लेकिन 84 से भारतीय शिक्षण मंडल कह रहा है 9वीं के बच्चे को कम से कम एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम का विषय कंपलसरीली लेना होगा, ताकि वो अपने जीवन में तैयार हो जाए। आगे जिसको डॉक्टर बनना है वो 9वीं से 12वीं में कंपाउंडर तो कम से कम बन जाए, तो MBBS में एडमिशन लेगा, उससे पहले इंजेक्शन लगाना उसको आता होगा। इस प्रकार की एक लचीली व्यवस्था 9वीं से 12वीं की, और डिटेल आप उस किताब में पढ़ लेना। नेक्स्ट, ऐसा ही आगे का भी हमने कहा है। यह 9वीं से 12वीं से या पॉलिटेक्निक ITI से वो या तो व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में जाएगा, इंजीनियरिंग, मेडिकल, वकीली, चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके साथ यदि आपने ध्यान दिया होगा तो हमने B.Ed को भी, शिक्षा को भी उसके साथ रखा है कि शिक्षा को भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में विकसित किया जाए। 12वीं के बाद ही तय कर ले कि मुझे शिक्षक होना है, और 4 या 5 साल में वो पूरी तरह से अच्छा शिक्षक बनकर के बाहर निकले। 12वीं के बाद यदि वो निर्णय करता है मुझे वकील बनना है, तो जैसे ही निर्णय करता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वैसे ही वो निर्णय करे कि मुझे शिक्षक भी बनना है। तो इसलिए 5 साल का वह भी पाठ्यक्रम वहां पर, वो टीचिंग को भी हमने प्रोफेशनल कॉलेजेस में लिखा है। और यूनिवर्सिटी में हमने कहा वहां भी फ्लेक्सिबिलिटी हो। 2 साल के बाद आप डिप्लोमा दीजिए, यदि 2 साल बाद कोई छोड़ता है तो 3 साल बाद उसको डिग्री दीजिए, 4 साल बाद ऑनर्स की डिग्री दीजिए। जिसने 4 साल की ऑनर्स की डिग्री की उसका पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल में कर दो। जिसने पास कोर्स की डिग्री की है 3 साल में, वो 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन करे, कुल मिला के 5 साल में करे। इस प्रकार की अत्यंत फ्लेक्सिबल संरचना भारतीय शिक्षण मंडल ने प्रस्तुत की है। और यह भी कहा है कि आज हमारे इसमें कुछ मुक्त विद्यापीठ होते हैं, कुछ मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटीज होती है। तो मैं वाइस चांसलर्स की कॉन्फ्रेंस में प्रश्न पूछता हूं, ये ओपन यूनिवर्सिटी है तो बाकी की क्या क्लोज्ड यूनिवर्सिटीज है क्या? तो क्लोज होगी तो वो यूनिवर्सिटी हो सकती है क्या? तो हम हमारे सारे विश्वविद्यालयों को मुक्त वातावरण क्यों नहीं दे सकते? ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा लाइब्रेरीज हो, ज्यादा से ज्यादा ये सीटें क्यों निर्धारित करते हो कि 10 के एडमिशन देंगे, 60 देंगे, 40 देंगे? क्यों निर्धारित करते हो? जितने बच्चे पढ़ना चाहे उनको पढ़ने दिया जाए, और ट्यूटोरियल की क्लासेस हो। हायर एजुकेशन इज नॉट फॉर टीचिंग, हायर एजुकेशन इज फॉर लर्निंग। आप क्यों अटेंडेंस के पीछे मारामारी कर रहे हो? जिस बच्चे को सेल्फ स्टडी करना है करने दो। हायर एजुकेशन इज नॉट टीचिंग, इट इज बेसिकली लर्निंग। उसको सेल्फ लर्निंग की आदत डालो। ऐसा एक अत्यंत क्रांतिकारी, संरचनात्मक, और अभी तक मैंने जहां जहां प्रस्तुति की, लोग कहते हैं कि हमारे मन की बात शिक्षण मंडल ने अपने इस प्रस्ताव में रखी है, आप इसको एक बार पूरा ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट, बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं केवल कुछ ही बिंदु यहां पर रख पाऊंगा 10वीं स्लाइड में। प्रबंधन के बारे में भारतीय शिक्षण मंडल ने कहा है, जो हम 69 से 45 वर्षों से मांग कर रहे हैं, कि शिक्षा का जो सारा का सारा अप्रोच है वो एकात्म रूप से हो। स्कूली शिक्षा और हायर एजुकेशन अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं।
पॉलिसी के लिए सरकार इसको समग्रता से देखे, एक अंग से देखे, एक आंख से देखे, इसमें समग्रता से प्रबंधन हो। दूसरी बात हमने कही स्वायत्त प्रबंधन हो, शासन मुक्त हो। और इसके लिए हमने कहा कि शुरुआत यहां से की जा सकती है कि स्वायत्त शिक्षा का आयोग केंद्रीय और राज्य स्तर पर बनाया जाए। जैसे इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन के समय उसकी चलती है, बाकी किसी की नहीं चलती, वैसे शिक्षा व्यवस्था शिक्षकों के हाथ में हो पूरी तरह से। यह स्वायत्त शिक्षा आयोग में 65 से 75% शिक्षाविद हो। आज भी हमारे देश में, मैंने दिन में भी सत्र में बताया था, मैं जानबूझ करके उसको दोहरा रहा हूं, सरकारी होते हुए भी इसरो जैसा संस्थान इतनी अच्छी उपलब्धियां करता है क्योंकि नीचे से ऊपर तक पूरा वैज्ञानिकों के हाथ में है। अंतिम अथॉरिटी भी प्रधानमंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार होता है। ऊपर से नीचे तक कहीं आईएएस ऑफिसर नहीं है। एक आईएएस ऑफिसर बीच में डाल दो, मंगलयान उड़ेगा नहीं, उड़ेगा तो पहुंचेगा नहीं, और इतने सस्ते में तो बिल्कुल नहीं पहुंचेगा, और इतने टाइम से नहीं पहुंचेगा। वैज्ञानिकों के हाथ में होने से विज्ञान प्रगति कर रहा है, शिक्षकों के हाथ में शिक्षा दे दो, शिक्षा भी प्रगति करेगी। नीचे से लेकर ऊपर तक शिक्षकों के हाथ में पूरा प्रबंधन दिया जाए। नेक्स्ट, उसको पारदर्शी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। और भी अनेक विशेषताएं इस शिक्षा पद्धति में हमने की है। यह नित्य नूतन चिर पुरातन रहे, इसलिए हमने प्रस्ताव दिया है कि और 5 वर्ष में बीएड कॉलेज के विद्यार्थियों को लेकर के बीएड कॉलेजेस, और वो 4 साल 5 साल वाले बीएड कॉलेज है, 1 साल का 2 साल कर दिया तो रोने वाले बीएड कॉलेज नहीं, वो बीएड कॉलेज अपने विद्यार्थियों को लेकर के समाज का सर्वेक्षण करे, समाज का सर्वेक्षण करके समाज की आवश्यकता बताए, और वो शिक्षा आयोग के पास जब पहुंचेगी तो उसके अनुसार हर 5 वर्ष में पाठ्यक्रम में समाज के लिए जो आवश्यक है वो डाला जा सके। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि शिक्षा प्रवाहमान गतिमान गंगा के प्रवाह के समान होती है। हम उसको रिजिड बना देते, 20-20 साल तक हमारे कोर्सेस नहीं बदलते, कहां के कहां दुनिया पहुंच जाती है और हम पीछे रह जाते हैं क्योंकि हमारा डायनामिज्म हमने शिक्षा व्यवस्था में से निकाल दिया है। अंतिम बात और महत्वपूर्ण बात, आज सुबह से हम सुन रहे कि इतने आयोगों ने इतने अच्छे रिकमेंडेशन दिए, किंतु उनमें से बहुत कम के ऊपर क्रियान्वयन हुआ। भारतीय शिक्षण मंडल गर्व के साथ कह सकता है, और वो जो 84 से जो काम करने वाले रचनाकार थे, उन रचनाकारों में से एक धर्मनारायण जी अवस्थी यहाँ पर बैठे हैं, जिनकी कलम से ये शिक्षा व्यवस्था 4000 लोगों से एकत्रित संकलन के आधार पर लिखी गई थी। इन लोगों ने इतना ध्यान देकर के इसको बनाया कि उस पुस्तिका में अंतिम 10 पृष्ठ सबसे बड़ा अध्याय क्रियान्वयन का अध्याय है, और क्रियान्वयन के स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स उस पॉलिसी के प्रारूप का अंग बनाए गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही कि एक झटके में मत करो, इसको धीरे धीरे करो। पहले शिक्षकों को तैयार करो, पहले शिक्षकों का प्रशिक्षण हो, शिक्षक तैयार हो, 2 साल लगे 3 साल लगे, उसके बाद में ये शिक्षा नीति में क्रमशः पहली दूसरी का परिवर्तन, फिर तीसरी चौथी का, फिर 5वीं 6ठी का, करते करते 15 साल लग जाए। लेकिन आदर्श शिक्षा पद्धति लानी है तो इट शुड बी ए ग्रेजुअल प्रोग्रेशन एंड नॉट इमीडिएट। अचानक झटके से नहीं होगा। मैं आप लोगों के सामने ये प्रस्तुति मैंने संक्षेप में दी। आप लोगों से 2 अनुरोध है। पहला अनुरोध है कि ये पुस्तिका आप अवश्य पढ़ें। जिनको नहीं मिली है, आज समापन में अलग से आए हैं, वो लोग भी इसको प्राप्त करें। अभी कितनी उपलब्ध है मुझे पता नहीं, यहाँ बाहर उपलब्ध होगी तो प्राप्त करें, नहीं तो बाद में शिक्षण मंडल के कार्यकर्ताओं से उपलब्ध करें। उस शिक्षा नीति के द्वारा हम अब उसको पढ़े। उसके पीछे हमने 4 पेज का अभिमत पत्र दिया है। उस अभिमत पत्र को भर करके हमको भेजे। वो इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। यह शिक्षा नीति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसको पढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़वाए, अभिमत प्रपत्र भरवा करके दे। शिक्षण मंडल ने योजना बनाई है कि नवंबर 2015 तक आने वाले 11 महीनों में पूरे देश भर के सभी जिलों में इस पर चर्चा सत्र करने हैं। आप में से जो लोग इसमें इच्छुक हैं वहां अपने स्थान पर आयोजित करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें जोड़ने का प्रयत्न करें। समाज के अन्य अन्य वर्ग के लोग, इंडस्ट्री के लोग, किसान, महिलाएं, वो इस पर अभिमत दे, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप इसके चर्चाएं आयोजित करें। हमारी योजना है कि 4 लाख अभिमत पत्र पूरे साल भर में, पूरे देश भर में से भरवा लिए जाए। उसके बाद में उसका एनालिटिक्स का फॉर्म भी बन गया है। जो फॉर्म डालते जाते साथ साथ एनालिसिस होता है। नवंबर के बाद 1-1.5 महीने में आए हुए सुझावों को संकलित करके और इसको परिपूर्ण परिपक्व बना करके फिर जनवरी 2016 में 1 साल बाद हम सारी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को
पूरे समाज के मत के साथ इसको प्रस्तुत करेंगे। आज हम सरकार के पास नहीं जा रहे, हम समाज के पास जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय शिक्षण मंडल का मानना है शिक्षा सरकार का नहीं समाज का विषय है। समाज का मन बनेगा तो सरकार कुछ परिवर्तन कर सकेगी, अन्यथा सरकार के किए हुए परिवर्तन समाज मन ना बना तो क्या होता है, दहेज एक्ट में हमने देख लिया है। इसलिए जब तक समाज मन नहीं बनेगा तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए भारतीय शिक्षण मंडल आने वाले वर्ष भर इसको समाज में चरितार्थ प्रस्तुत कर रहा है। नेक्स्ट, और आप लोगों से अनुरोध है कि आप भी इस चर्चा में हम लोगों का सहयोग दें, ज्यादा से ज्यादा इस भारतीय शिक्षा के प्रारूप को पहुंचाए। ये शिक्षण मंडल का प्रारूप नहीं है, ये भारत के समाज का प्रारूप है। हम अपने अपने बैनर पे चर्चा सत्र आयोजित करें, शिक्षण मंडल का बैनर लगाने की जरूरत नहीं है। इस शिक्षा के प्रारूप पर ज्यादा से ज्यादा अभिमत ले, ऐसी आपसे प्रार्थना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।